रात के 2 बज रहे थे। चांद भी उस रात बादलों की ओट में दुबका हुआ था, जैसे वो भी कुछ देखना नहीं चाहता था। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थी, कुत्ते भी रोना बंद कर चुके थे। और जब गांव के कुत्ते रात को चुप हो जाएं, तो समझो कि कुछ ऐसा है जो उनसे भी बड़ा और पुराना है, जो उस रात हवा में खुला हुआ चल रहा है। बिमलेश कदमों को दबाता हुआ निकला। उसकी चाल में वो आदतें रोज थी, वही हल्कापन, वही बेफिक्री जो एक पेशेवर चोर की होती है, जो जानता है कि अंधेरा उसका साथी है। कंधे पर जाल लटका था, कमर में लोहे की एक मुड़ी हुई कुंडी थी, जिससे वो तालाब की मेड़ पर बंधी रस्सी काट सकता था। पाँव में घिसी हुई चप्पल थी, जिसकी आवाज कभी नहीं होती थी। इतने बरसों में उसने चप्पल से भी चुप्पी सीख ली थी। बिमलेश कोई एक दिन का चोर नहीं था। गांव में 3 तालाब थे, रामदीन का, सेवक राम का और पंचायती तालाब। तीनों से वो मछलियां उठा चुका था। सुबह होने से पहले जाल डालो, जाल भरो और भोर होते होते बाजार पहुंचो। 10-12 किलो मछली, 300 से 500 रुपए, बस यही उसकी जिंदगी थी। कोई पूछता तो वो कहता कि मछुआरा हूं, जहां से पकड़ता है वो कभी नहीं बताता। 3 दिन पहले चाय की दुकान पर बैठे बैठे उसके कान में एक बात पड़ी थी। 2 आदमी आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, मगर बिमलेश के कान बहुत पैने थे, जैसे शिकारी की आंखें। अरे सुना है, जमींदार बाबू ने गौती तालाब में इस बार 5000 रेहू और कतला के बच्चे छोड़े हैं। 6 महीने में तालाब भर जाएगा। कहते हैं इस बार 50,000 का धंधा होगा। बस इतना काफी था। बिमलेश के जहन में एक नक्शा खिंच गया। गौती तालाब गांव से कोई 1.5 कोस दूर, खेतों के पास उस पार, जहां रास्ता एक बार जंगल की तरफ मुड़ता है। वो तालाब बिमलेश ने कभी नहीं देखा था। जमींदार प्रताप नारायण सिंह का, और गांव में उनका रुतबा ऐसा था कि लोग उनके तालाब की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं थे। मगर बिमलेश के लिए रुतबा कोई चीज नहीं थी। रात को सब बराबर होते हैं, जमींदार भी और चोर भी। और जब 5000 मछलियां हो तो एक रात में अच्छा खासा माल मिल सकता था। उसने 3 दिन इंतजार किया, जगह का अंदाजा लगाया। एक बार दिन में दूर से देख आया, हरे भरे खेतों के बीच झाड़ियों की आड़ में एक बड़ा सा तालाब था, जिसकी सतह धूप में चमकती थी, खामोश और गहरा। उसने सोचा, आज रात। गांव की आखिरी झोपड़ी पीछे छूटी तो रास्ता बदल गया। पक्की जमीन मिट्टी में बदल गई। मिट्टी धीरे धीरे दलदली होने लगी। खेत खत्म हुए और झाड़ियां शुरू हो गई, बबूल की, करंज की और एक अजीब किस्म की बेल, जो रात में भी काली नहीं दिखती थी, बल्कि एक धुंधले हरेपन में लिपटी रहती थी, जैसे उसमें अपनी कोई रोशनी हो। बिमलेश ने टॉर्च नहीं ली थी। टॉर्च की रोशनी दूर से दिखती है। वो अंधेरे में चलने का आदी था, मगर आज अंधेरा थोड़ा अलग था, भारी था, जैसे अंधेरे में भी कुछ खुला हो। कोई बदबू नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सा बोझ जो सांस के अंदर साथ आ जाता था और फेफड़ों में बैठ जाता था। उसने खुद को बेवकूफ कहा, मन ही मन, वहम है, बस वहम है, और आगे बढ़ा। रास्ते में एक पुरानी पीपल का पेड़ आया। उसकी जड़ें इतनी फैली हुई थी कि रास्ता उन्हीं के बीच से गुजरता था। बिमलेश जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे लगा कि पत्तियां हिली,
बिना हवा के, एकदम अचानक, जैसे किसी ने एक बड़ी सांस छोड़ी हो। उसने ऊपर नहीं देखा। पुरानी बात थी, पीपल के पेड़ के पास रात को ऊपर मत देखो। ये बात उसकी माँ ने बचपन में कही थी। माँ अब नहीं थे, मगर वो बात थी। आगे बढ़ते बढ़ते उसे तालाब की गंध आई, मछलियों की काई की, गीली मिट्टी की। वो गंध जो हमेशा आश्वस्त करते थे, जो उसे बताते थे कि माल करीब है। उसके कदम थोड़े तेज हो गए और फिर वो दिखा, झाड़ियों के उस पार एक खुली जगह में गौती तालाब। बिमलेश रुक गया। तालाब बड़ा था, उसने सोचा, उससे बहुत बड़ा। काला पानी, बिल्कुल शांत, जैसे पत्थर हो। किनारे पर घास नहीं थे, बस नंगी काली मिट्टी। और उस मिट्टी पर बिमलेश ने आंखें सिकोड़ी। मछलियां थी, सैकड़ों, हजारों, तालाब के चारों तरफ, किनारे पर बिछी हुई, मगर पानी में नहीं, बाहर, जैसे किसी ने उन्हें बाहर निकाल कर सजाया हो। छोटी बड़ी, रोहू, कतला, सींधी, सब, मगर कोई तड़प नहीं रहे थे, कोई हरकत नहीं। सब मरी हुई थे और मरे हुए काफी वक्त हो चुका था। बिमलेश का पहला ख्याल यही आया, किसी ने पहले ही मार दी। उसे झुंझलाहट हुई, मगर फिर उसने ध्यान से देखा। मछलियां एक गोले में रखी हुई थी। पूरे तालाब के किनारे पर एक नपा तुला, बिल्कुल सीधा गोला, जैसे किसी ने रात को बैठकर एक एक मछली उठाई हो और किराने से रखी हो। ये इत्तेफाक नहीं था, ये किसी की नीयत थी। और उन मछलियों की आंखें खुली थीं, सबकी एकदम सफेद, आसमान की तरफ ताकती हुई। बिमलेश की पीठ में एक ठंडी लकीर खींची। उसने एक कदम पीछे हटाया। जूतों के नीचे कुछ चरमराया। उसने नीचे देखा, एक मछली। उसके पांव के नीचे। वो गोले से बाहर थे, जैसे वो अकेली भागने की कोशिश में यहां तक आए थे और यहीं मर गए थे। उसने सांस रोकी और तभी उसे आवाज आई, पानी में से, तालाब की गहराई से। कोई आवाज नहीं जो उसने पहले सुनी हो, ना मेढक की, ना मछली के उछलने की, ना हवा की। ये आवाज थी जैसे कोई बहुत भारी चीज पानी के अंदर धीरे धीरे घूम रही हो। एक गहरी, थरथराती सी आवाज जो पानी से होते हुए जमीन में आते थे और पांव के तलवे से रीढ़ तक चढ़ते थे। बिमलेश का जाल कंधे से फिसल गया। उसने उसे पकड़ा नहीं। पानी की सतह हिली। बीच तालाब में एक बड़ा सा उभार, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज नीचे से ऊपर आ रही हो। पानी गोल घेरों में फैला, किनारे तक आया और बिमलेश के पांव के पास रुक गया। मगर उसमें पानी की ठंडक नहीं थी, गर्म था, जैसे किसी जिंदा चीज की सांस। और फिर पानी में से एक हाथ निकला, इंसानी नहीं, लंबी, बहुत लंबी उंगलियां, 7 या 8, पतली कांटेदार नाखूनों वाली। और उस हाथ की चमड़ी नहीं थे, बस हड्डियां थे जिन पर कुछ काला गीला लपटा हुआ था, जो चमड़ी नहीं थे। वो हाथ पानी के ऊपर आया और रुक गया, बिल्कुल सीधा, आसमान की तरफ, जैसे कुछ मांग रहा हो। बिमलेश चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकली। गला जैसे मंद हो गया था। सांस थी, जिंदगी थी, मगर आवाज नहीं। वो ये भी नहीं जानता था कि वो अभी भी उसके पांव पर खड़ा है या नहीं। पांव महसूस ही नहीं हो रहे थे। हाथ धीरे धीरे झुका और मछलियों के उस गोले की तरफ इशारा किया।
बिमलेश की आंखें उस इशारे के साथ गईं और उसने जो देखा वो देखना नहीं चाहिए था। मछलियां हिल रही थी, मरी हुई मछलियां। उनकी आंखें अब आसमान की तरफ नहीं थीं, सब उसकी तरफ थे। हजारों सफेद आंखें एक साथ बिमलेश की तरफ, और उनके मुंह खुल बंद रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हों, जैसे वो उसे खबरदार कर रही हों या बुला रही हों। पानी का उभार और बड़ा हुआ। जो चीज नीचे थे वो ऊपर आ रहे थे, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, जैसे उसे पता था कि बिमलेश कहीं नहीं जाएगा। पानी उसके इर्द गिर्द से हट रहा था, जैसे डर कर, और जो दिखने लगा वो किसी इंसानी समझ में आने वाली चीज नहीं थी। एक चेहरा था मगर चेहरा नहीं था। एक जगह थी जहां चेहरा होना चाहिए था, मगर वहां बस एक काली चिकनी सतह थी, जिनमें आंखें नहीं, नाक नहीं, बस एक लंबी तिरछी रेखा थी जो धीरे धीरे खुल रहे थे, और उस रेखा के अंदर रोशनी थी। लाल नहीं, पीली नहीं, बस एक भूरी सड़ी हुई सी रोशनी जो जितनी दिखती थी उतनी ही आंखों को चुभती थी। वो चीज बड़ी थी, बहुत बड़ी। जब उसका ऊपरी हिस्सा पानी से बाहर आया तो बिमलेश को एहसास हुआ कि वो तालाब के बीचों बीच खड़े थे, और उसकी ऊंचाई पानी की सतह से कोई 15-20 फुट ऊपर थे, और वो अभी पूरी तरह बाहर नहीं आए थे। उसके जिस्म पर कुछ लटक रहा था। बिमलेश ने जब ध्यान से देखा, और उसे देखना नहीं चाहिए था, तो उसे समझ आया कि वो चीजें क्या थे। हड्डियां थे, जानवरों की, पक्षियों की, और कहीं कहीं बिमलेश का दिल डूब गया। इंसानी एक खोपड़ी उसके कंधे पर टिकी थी, जैसे कोई गहना हो। पसलियां उसके कमर से लटक रहे थे, कोई पुराना हार, और ये सब इतने करीने से लग रहे थे, इतने सुथरे, कि साफ जाहिर था कि इसने ये खुद सजाए हैं, ये इसका जेवर था। वो चीज खड़ी थे और बिमलेश की तरफ देख रहे थे, बिना आंखों के। और बिमलेश को उस पल में, उस भयानक सन्नाटे में महसूस हुआ कि उसे देखा जा रहा है भीतर तक, जैसे उसकी हड्डियों की गिनती हो रही हो। बिमलेश के पांव ने पहला कदम उठाया। वो जानता भी नहीं था कि कब, पीछे की तरफ, फिर दूसरा, फिर वो मुड़ा, और उसे नहीं मालूम था कि वो दौड़ रहा है या उड़ रहा है। बस महसूस हो रहा था कि जमीन उसके नीचे पीछे जा रही है। झाड़ियां उसे काट रही थी, बबूल के कांटे कपड़ों में उलझ रहे थे। एक बार वो गिरा मुंह के बल मिट्टी में, और उसके मुंह में मिट्टी भर गई। वो उठा, थूका और फिर भागा। पीछे से कोई आवाज नहीं आई। यही सबसे डरावनी बात थी। वो चीज उसके पीछे नहीं आई, उसे जरूरत नहीं थी। जो एक बार उसे देख ले वो खुद ही टूट जाता है। पीपल का पेड़ आया, बिमलेश उसके बगल से गुजरा, और इस बार उसने ऊपर देखा। पता नहीं क्यों, शायद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, शायद वो जानना चाहता था। पेड़ पर एक सफेद साड़ी में लिपटा कुछ था, पत्तियों के बीच बिल्कुल शांत। उसका चेहरा नीचे की तरफ था, बिमलेश की तरफ, और उसकी आंखें वही थी, वही सफेद जैसे उन मरी हुई मछलियों की थी। बिमलेश भागा। वो गांव पहुंचा। रात के 3 बज चुके थे। उसकी सांसें टूटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, पाँव से खून आ रहा था। कब चप्पल गई उसे मालूम नहीं। वो अपनी झोपड़ी में घुसा, किवाड़ बंद किया,
कोने में बैठ गया और घुटने में मुंह छिपा लिया। कांप रहा था, पसीना था मगर ठंड थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में सुनाई दे रहे थे। वो रात भर वहीं बैठा रहा। उसने आंखें नहीं बंद की, नहीं कर सकता था। जब भी आंखें बंद होती वो तालाब दिखता, वो चेहरा दिखता, वो मछलियां दिखती। उनकी हजारों सफेद आंखें एक साथ उसकी तरफ। सुबह हुई, धूप आई, गांव जागा, मगर बिमलेश नहीं जागा। वो रात भर जागता रहा और अब उसके भीतर कुछ था जो सोने नहीं देता था। एक खौफ जो रग रग में उतर गया था। अगले दिन गांव में खबर आई, जमींदार प्रताप नारायण सिंह का नौकर भागता हुआ आया। गौती तालाब पर गया था सुबह पानी देखने, और जो उसने देखा वो बताते बताते उसकी आंखें उलट गई। तालाब के किनारे पर 5000 मछलियां मरी पड़ी थी, एक गोले में करीने से, और उसके बीच ठीक बीचों बीच एक जाल पड़ा था। लोहे की एक मुड़ी हुई कुंडी पड़ी थी और एक घिसी हुई चप्पल, बिमलेश की चप्पल। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। बूढ़े जानते थे। उन्होंने कहा कि गौती तालाब पुराना है, बहुत पुराना। उसमें कोई रहता है जो तालाब का पहरेदार है, ना इंसान, ना जिन्न, ना भूत, कुछ और। जो उस तालाब में हाथ डालने आए वो या तो वापस नहीं जाता, या जाता है तो टूटा हुआ। और वो मछलियां, हर बार जब वो चीज़ जागती है तो उस रात तालाब की सारी मछलियां मारी जाती हैं। वो उसकी निशानी है, उसका संकेत, बताने का तरीका कि मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ। बिमलेश उस दिन के बाद कभी रात को घर से नहीं निकला। मछली उसने दोबारा कभी नहीं खाई, ना खाई, ना बेची, ना चुराई। जो लोग उससे मिलते थे वो कहते थे कि उसकी आंखों में कुछ बदल गया था, एक खालीपन, एक दूरी, जैसे वो कभी कभी किसी ऐसी जगह देखता था जो वहाँ थी ही नहीं। रात को जब गांव सो जाता, बिमलेश जागता था, बैठकर घुटनों में मुंह छुपाए, और जो लोग उसकी झोपड़ी के बाहर से गुजरते थे वो कहते थे कि अंदर से कभी कभी एक आवाज़ आती है, धीरे धीरे, टूटे हुए शब्दों में, जैसे वो कुछ गिन रहा हो, या जैसे कोई उसे गिन रहा हो। कुछ जगह होती हैं जिन्हें अंधेरा अपना घर बना लेता है, और कुछ लोग होते हैं जो उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के 2 बजे थे जब रमेश की गाड़ी उस पुरानी हवेली के सामने रुकी। बारिश बेरहमी से बरस रही थी। रमेश एक पत्रकार था, बेखौफ, बेपरवाह और थोड़ा अहंकारी भी। लोगों ने मना किया था, उस हवेली में मत जाओ। गांव के बूढ़े ने कांपते हाथों से उसकी बांह थामी थी। वो जगह मुर्दों की है। रमेश हंस पड़ा था। हवेली के भारी दरवाजे को धकेलते हुए एक सड़ी हुई गंध उसके नाक में घुस गई, जैसे सालों पुरानी लाश का बोझ हवा में घुला हो। टॉर्च की रोशनी में दीवारें दिखी जिन पर नमी के धब्बे थे, और उन धब्बों की शक्लें अजीब थी, लगभग इंसानी। कोई नहीं है यहाँ, उसने खुद को तसल्ली दी। पहली मंजिल पर एक कमरे का दरवाज़ा अध खुला था। रमेश अंदर गया। बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी। उस पर एक बच्चे की गुड़िया रखी थी। सफ़ेद फ्रॉक, काले बाल और चेहरे की जगह खाली। चमड़ा कुरेद कर निकाला गया था, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। रमेश ने कैमरा उठाया। क्लिक, फ्लैश चमका
और उसी एक सेकंड में रमेश ने देखा कमरे के कोने में छत से लटकती एक औरत थी, उल्टी, पैर ऊपर, सिर नीचे। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। उसकी गर्दन किसी इंसान की गर्दन की तरह नहीं मुड़ी हुई थी। वो 360 डिग्री घूमी हुई थी, जैसे किसी ने मटके की तरह मरोड़ दी हो। और उसकी आंखें खुली थी, पूरी तरह खुली, पर पुतलियां नहीं थी, बस सफेद, खाली, खामोश। रमेश के हाथ से कैमरा गिर गया। वो भागा, लेकिन सीढ़ियां उतरते हुए उसके पैर किसी चीज से टकराए। उसने नीचे देखा, एक हाथ था, सिर्फ हाथ, कलाई से कटा हुआ। उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता मुड़ रहे थे, जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। भाग मत मेहमान, आवाज उसके कान के बिल्कुल पास से आई, ठंडी सांस के साथ। वो ठंड गले में उतर गई, सांस रुकने लगी। रमेश दरवाजे तक पहुंचा, धकेला, नहीं खुला, पीछे मुड़ा। वो औरत अब वहां खड़ी थे, 2 फीट की दूरी पर, सीधी, नंगे पांव। उसके पांव के नीचे फर्श काला पड़ता जा रहा था, जैसे उसके स्पर्श से लकड़ी सड़ रही हो। उसका मुंह खुला, बहुत ही असाधारण रूप से चौड़ा, जबड़ा टूटकर लटका हुआ, और उस अंधेरे गहराई से एक आवाज निकली, जो आवाज नहीं थी, एक चीख थी, जो कानों में नहीं, हड्डियों में कंपन पैदा करते थे। रमेश चीखा। उसकी चीख हवेली की दीवारों में जब्त हो गई, जैसे दीवारें पीती दर्द हों। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा तोड़ा। रमेश मिला, उसी कुर्सी पर बैठा जहां गुड़िया रखे थे। आंखें खुली, पुतलियां गायब, गर्दन 360 डिग्री घूमी हुई। चेहरे पर एक भी खरोच नहीं, बस एक चीज अजीब थी, वो मुस्कुरा रहा था। बूढ़े ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, जो उसे देखता है वो उसका यही हाल हो जाता है, रूह नहीं, बस जिस्म। गुड़िया की कुर्सी अब खाली थी, और उस रात से हवेली के उस कमरे में छत से उल्टा लटकता एक मर्द दिखता है, बेपरवाह, बेखौफ और थोड़ा अहंकारी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।